गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 हिस्ट्री का, न्यू अम्पायर एंड किंगडम्स। अब डाउनफॉल हो गया मौर्यंस का। जिस टाइम पीरियड में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्यंस का डाउनफॉल हो चुका है। इसके बाद 3rd सेंचुरी में, अब कहानी की तरह हम इसको समझेंगे कि मौर्यंस का वंश ख़त्म हो गया, तो उसके बाद 3rd सेंचुरी AD में एक न्यू किंगडम जन्म ले रही है जिसका नाम है गुप्ता डायनेस्टी। अब गुप्ता डायनेस्टी की एज के बारे में पढ़ते हैं। ये गुप्ता डायनेस्टी कब से लेके कब तक रूल कर रही थी? तो ये गुप्ता डायनेस्टी 320 AD से लेके 540 AD तक रूल कर रही थी। इस टाइम पीरियड को गुप्ता एज बोलते हैं। गुप्ता एज को ही गोल्डन एज भी बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री का। इसका कारण ये था कि इनके टाइम में इंडियन आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, फ़िलासफ़ी में, ट्रेड में, साइंस में, एग्रीकल्चर में बहुत तरक्की हुई। सोर्सेज, अब हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से हम लोग इनके बारे में जानते हैं? तो 2 सोर्सेज हैं, एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, एक लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो चीज़ें जो हमें मिलती हैं जब हम कोई भी, हमारा रोड बन रहा होता है या कुछ भी खुदाई करते हुए हमें जो चीज़ें मिलती हैं, या आर्कोलॉजिस्ट जा कर के खुदाई करते हैं तो वहाँ से एक्सकवेशन से हमें जो चीज़ें मिलती हैं उससे हमें क्या पता चलता है, उसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। और दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई होती हैं, तो उससे हमें पता चलता है। और कॉइन्स से, जो कॉइन्स किसके थे समुद्रगुप्त के टाइम पे, जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन यूज़ होते थे, उनसे पता चलता है। अगली चीज़ हमारी पता चलती है, हम उनके रूलर्स के बारे में बात करेंगे। तो सिरिगुप्त जो उनका पहला रूलर था जिसने गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडेशन डाली थी। इनके मोस्ट पावरफुल रूलर का नाम था चंद्रगुप्त, जिसने थ्रोन ली थी 320 AD में। इसी ने बाद में क्या किया कि मैट्रिमोनियल अलायंस बना ली थी लिचावी प्रिंसेस के साथ। ओके, और जो वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता अम्पायर, जो एक टर्निंग पॉइंट है गुप्ता अम्पायर की हिस्ट्री में। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो रूलर था वो चंद्रगुप्त का ही बेटा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। इसने बहुत सारी कन्क्वेस्ट की। द कन्क्वेस्ट इज डिस्क्राइब्ड इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्राइब्ड बाय हिज कोर्ट पॉइंट। अब इसकी कन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया है इसके ही एक पोइट के द्वारा, जो इसके कोर्ट में एक पोइट था, उसने एक पिलर बनाया था इलाहाबाद में, उसके द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट पावरफुल रूलर था वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने भी गुप्ता अम्पायर्स की स्ट्रेंथ में, उनकी ताकत में, उनके रूल करने के ज़रिए में चारों चांद लगा दिए थे। अगली बात, हम गुप्ता की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो गुप्ता अम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बड़ी आसान थी, जिसमें उनका हेड किंग हुआ करता था और किंग को हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स थे। अब गुप्ता अम्पायर हेड द सेवर, अब गुप्ता अम्पायर काफ़ी प्रोविंसेस में डिवाइड था और प्रोविंस का हेड हुआ करता है तो पारिका द। अब लोअर लेवल की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, बात द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस हुआ करते थे और हर एक विलेज का एक हेड हुआ करता था जिसको बोला जाता था ग्राम दक्षा। ओके, अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आती है। एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया। मिलिट्री के बारे में पढ़ते हैं कि गुप्तास का मिलिट्री सिस्टम कैसा हुआ करता था। तो साइंटिफिक मिलिट्री सिस्टम उनका हुआ करता था, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि बड़ी सारी उनकी कैवलरी हुआ करती थी, जिसमें पैदल सवार जिसको बोलते थे, उसके बाद उनके हाथी हुआ करते थे। अदर उन्होंने रैंक्स दिए हुए थे, अलग अलग बड़े बड़े नाम के जो रैंक्स थे वो होते थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं सोशल कंडीशंस के बारे में कि सोशल कंडीशंस कैसी थी, समाज कैसा था उस टाइम का। तो एक्चुअली द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्न्स तो उस टाइम पे भी थे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बच्चर्स, नेक्स्ट क्वेंट्रेंस लिव इन द डिवेलिंग आउटसाइड द सिटी। तो ये सिटीज़ के बाहर रहते थे ये लोग। ब्राह्मण से रिसीव द मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट मिलती थी वो उनके टाइम पे वो ब्राह्मण्स को मिला करती थी। क्षत्रियास को दूसरी नंबर पे उनकी हाईएस्ट पोजीशन हुआ करती थी। उसके बाद स्लेवरी करने के लिए, वाइल द जॉइंट सिस्टम, स्लेवरी तो काफ़ी प्रिविलेंट थी और जॉइंट सिस्टम भी हमें अवेलेबल मिलता है हिंदूज़ की लाइफ में। फिर पॉलीगैमी, अब मतलब ज़्यादा शादियाँ करने का रवाज आम था और साथ में सती सिस्टम हुआ करती थी उस टाइम पे। आस्ता आस्ता से आगे आगे बढ़ती ही जा रही थी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसा सिस्टम था, तो क्या क्या चीज़ें हमें उस टाइम पे देखने को मिलती हैं। तो भाई बोलते हैं गुप्ता पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो काफ़ी चालू चलन था। नोटेबल एस्ट्रोनॉमर, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर हैं, जिसमें आर्यभट्टा हो गया, या अभी एक बात याद रखनी, क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्यभट्टा क्या थे, एस्ट्रोनॉमर थे या डॉक्टर थे। तो ये चीज़ बहुत बार पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है, या उन्होंने हाइम्स लिखे थे, ऑथर थे, वो क्या थे।
इंडियन सर्जन्स, अब उस टाइम पे सर्जरी भी होती थी, इवन की प्लास्टिक सर्जरी भी होती थी, नोटेबल बात है, याद रखनी है, गुप्ता पीरियड में प्लास्टिक सर्जरी होती थी, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं अगर हम लोग, तो टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू विष्णु, शिवा, पार्वती वर बिल्ट। तो ये गुप्ताज में जो आर्किटेक्चर बनाते हैं उसमें विष्णु, शिव और पार्वती के टेम्पल्स बनाए हुए थे। सम फेमस टेम्पल्स जो थे, जैसे उसमें बात करते हैं एक जो झांसी में है विष्णु टेम्पल एट, अब ये कहाँ पे, तिग्वा में शिव टेम्पल, ये जो बुरमा में, ये हमें मिलते हैं। अच्छा, पेंटिंग्स की बात करते हैं तो आर्ट ऑफ द पेंटिंग रीच एज द हाईएस्ट। तो इस टाइम पे तो आर्ट ऑफ पेंटिंग जो हाईएस्ट में था, बुद्धिस्ट केव इन अजंता एंड बाघ केव्स ऑफ एट ग्वालियर बिलोंग टू दिस पीरियड ऑफ एक्सीलेंस। तो ये जो इस टाइम की जो पेंटिंग्स हैं ये हमें बताती हैं कि कितना अच्छा आर्ट उस टाइम पे हुआ करता था। ट्रेड और रिलीजन की बात करें अगर, तो इंडिया था बिस्क ट्रेड रिलेशन थ्रू आउट द पर्शियन गल्फ एंड रेड सी। तो इंडिया का एक अच्छा ट्रेड हुआ करता था उस टाइम पे पर्शियन गल्फ और रेड सी के द्वारा। सम फेमस पोइट्स वर्द, जैसे कल्याणी हो गए, ये लोग फेमस पोइट्स हुआ करते थे उस टाइम पे। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वाज एट पीक। तो इस टाइम पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री तो पीक पे काम करती थी, जहाज़ बनाने का काम बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा था। बुद्धिज़्म और हिंदुज़म इनके टाइम पे बहुत फ्लोरिश्ड हुए। डोनेशन, मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल, डोनेशन हुआ करती थी टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए। संस्कृत लैंग्वेज हुआ करती थी और संस्कृत लैंग्वेज अपनी परफेक्शन पर पहुंच गई थी इस टाइम पे। आफ्टर 468 AD गुप्ता अम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइन, और 468 के बाद गुप्ता अम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया और फाइनली वो 6th सेंचुरी AD में आकर के क्लैप्स हो गया। अब हम समझते हैं कि थोड़ा सा कि हर्षवर्धन कौन था। गुप्ताज तो पढ़ लिया हमने। अब जैसे ही हमने पढ़ा कि 6th सेंचुरी में गुप्ताज का काम ख़त्म हो गया, ठीक है जी, मिडिल में, तो उसके बाद आ जाते हैं हर्षवर्धन। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अम्पायर तो स्मॉल किंगडम्स आ गए। वन सच स्मॉल किंगडम न्यूअर थानेश्वर कौन सा था, वर्धमान डायनेस्टी। और जो इसमें ग्रेटर रूलर था इस डायनेस्टी का, उसका नाम था हर्षवर्धन, या ठीक है जी। चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सेंग ने भी इसकी तारीफ़ करी है अपनी किताबों में। हर्षवर्धन हैड ट्राई टू क्रॉस नर्मदा बट वाज डिफीटेड बाय चालुक्यन किंग पुष्तकिन सेकंड। ये चीज़ हमें याद रखनी है, और मैंने देखा है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो आप कोई भी चीज़ को स्किप ना करें, अच्छे से ध्यान से समझें। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ शिवा एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एफिशिएंट। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन तो मतलब कमाल की थी। साउथर्न किंगडम की बात करें अगर, तो अब सतवाहनास की क्या हुआ, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सतवाहना चालुकास या पालवास केम इनटू प्रोमिनेंस, ठीक है। सतवाहनास के डिक्लाइन के बाद चालुकास और पालवास पावर में आ गए थे। चालुकास एक्सपेंडेड फ्रॉम साउथ टू विंध्यास। अब यहाँ पे मैप अवेलेबल नहीं, अदरवाइज आई विल शो यू। द मोस्ट पावरफुल किंग वाज पुष्तकिन सेकंड। ये इसी की बात हो रही जिसने रोका था हर्षवर्धन को। दे वर द गुड ट्रेड रिलेशन विद अरब, ईरान एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो इस साउथर्न किंगडम की बात कर रहे हैं। नॉर्थर्न किंगडम में गुप्ताज थे, गुप्ताज ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हर्षवर्धन आ जाता है, उसके वो साउथ में आना चाहता है, बट ये पुष्तकिन उसको रोक देता है, ठीक है, ठीक है जी। फार डीप इन साउथ वाज द किंगडम ऑफ पालवास। सबसे लास्ट में किसका किंगडम हुआ करता था, पालवास का। हु रूल इन कांची, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ, अब इसका महेंद्र वर्धन वन। द साउथ किंगडम हैज़ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। साउथ किंगडम्स जो थी उनकी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, असेंबलीज़ होती थी उनकी साउथर्न किंगडम से। ये सारी असेंबलीज़ राजा को असिस्ट करती थी, उसकी हेल्प करती थी कोई भी डिसीजन लेने के लिए। पब्लिक के हेल्प में ये लोग हमेशा आगे रहते थे। दीज इंक्लूड्स और आर आ विलेज असेंबली ऑफ नागराम विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑफ द मर्चेंट। ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी मर्चेंट्स की, ठीक है। तो हमने अभी अपना इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया जिसका नाम था न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स, ओके। तो क्लास 6 की हिस्ट्री का 11वां चैप्टर ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से समझ लें और ये बात ध्यान में रखें कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देंगे तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने और आपने इस पर ध्यान देना है।